नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी के घर में कोई उत्सव हो रहा हो या कोई खुशी का माहौल बना हो, तभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि पूरा खुशी का माहौल एक शोक के माहौल में हो जाता है। पूरे खुशी पर जो है प्रहार हो जाता है, पूरी खुशियां जो है काफूर हो जाती है और जो माहौल होता है वो एकदम पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी बदल जाता है। खुशियां जो है शोक में बदल जाती है। ऐसा कई बार होता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए और उसको जो परिणाम आए, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब यही हो रहा है। महायुति ने बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना यानी ओरिजिनल, अब ओरिजिनल यही दोनों पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नहीं है। तो इन्होंने मिलकर के, इस महायुति ने मिलकर के जो प्रचंड और ऐतिहासिक जीत मिली, जो पाई, उससे जो है उसके बाद जो इस गठबंधन में खुशी का माहौल छाया, उस पार्टी को, उस महायुति को, उस गठबंधन को, जिसे 6 महीने पहले जिसका मटियामेट हो गया था, जो अपनी ऊंचाइयों से बिल्कुल बुरी तरह हार गई थी, तो ये जो प्रचंड जीत है, उस खुशी में जो 5-6 दिन 7 दिन हो गए, अभी तक एक मुख्यमंत्री का नहीं चुना जाना और सरकार के गठन में कोई प्रगति न होना, इस बात को साबित करता है कि दही में खटास आ गई है। इनके पूरे उसमें जो है, जो गठबंधन के लोग हैं, उनको में आपस में दुराव आ गया है, एक दूसरे के प्रति घृणा हो गई है या मनमुटाव हो गया है। सोच सकते हैं आप क्या कि 230 के करीब इनको सीटें मिली, उनमें से अकेले बीजेपी को 132 सीट मिली, लेकिन अभी तक बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जो कुछ भी चल रहा है, उसे जनता भी हताश है, जनता बहुत निराश है, दुखी है और हो सकता है कल के दिन इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़े। इससे पहले मैं इसका विश्लेषण करूं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि ये मामला जनता का है, यह कोई इंडिविजुअल या किसी पार्टी का नहीं है। जो भी हम जनता जिसको भी क्रिटिसाइज करती है, जिस पर भी उंगली उठाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए जवाबदेह है। यह नहीं कि वो जीत गए तो कुछ भी कर लिया, नहीं, उनको जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? जबकि दो पार्टी, इस महागठबंधन की दो पार्टी जिनके पास 170 से ज्यादा सीटें जिन्होंने जीती है, यानी अजित पवार की एनसीपी या एनसीपी और बीजेपी, इन दोनों को मिलाकर के जो है 170 के करीबन सीटें हैं। और जिस पार्टी की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से, जिस गठबंधन में जिस धड़े की वजह से ये सारा जो कीचड़ फैल गया है, जो ये रायता बिखर गया है, उसके पास 55 सीटें हैं, यानी शिंदे के पास, यानी शिवसेना के पास। एक 55 सीट वाले व्यक्ति, एक 55 सीट वाली पार्टी 170 विधायकों वाले गठबंधन को कैसे चैलेंज कर सकती है? यह सोचने की बात है। इनमें से अजीत पवार ने तो शुरू से ही कह दिया था कि हाँ, बीजेपी की बहुत सीटें आई है, इतना ज्यादा सीट आई है, 132 सीट कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती, ऐतिहासिक सीट है। इतनी सीट मेरे ख्याल है काफी समय से, जब कांग्रेस राज खत्म हो गया था दशकों पहले, उसके बाद पहले किसी इंडिविजुअल पार्टी को इतनी सीट मिली। तो अजीत पवार ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है बीजेपी का ही वो बनना चाहिए और हमारा उसको समर्थन है जो मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर गाड़ी कहां पर अटकी हुई है? ये पंचर कहां पे हो गई गाड़ी? तो ये है शिंदे का। शिंदे 6 महीने के लिए, 2-2.5 साल से के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिंदे अपनी वजह से नहीं बने, वो बीजेपी की वजह से बने, परिस्थितियों की वजह से बने। और उसी शिंदे के अधीन वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा, जिस जो 5 साल तक निष्कंटक जिसने मुख्यमंत्री रहा और अपना साख जमाई, जनता में विश्वास पैदा किया और डेवलपमेंट के सारे काम किए, और उसके खिलाफ जाना जो है, उसके राह में रोड़े डालना, ये जो है अपने में दिखाता है कि क्या कहीं शिंदे भी उद्धव ठाकरे बनने जा रहे हैं। बहुत सोचने की बात है। इस बात की बहुत संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है।
कि शिंदे उद्धव ठाकरे बन जाए, या नहीं भी बने तब भी उसी मतलब जो ब्लैकमेलिंग उद्धव ठाकरे ने की थी बीजेपी के साथ, वही ब्लैकमेलिंग ये भी कर रहे हैं, बार बार शर्तें देना, और फिर अपने आप चुपचाप करके बैठ गए और खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। खुद उन्होंने इतना ही कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हमें स्वीकार है, लेकिन अपने लोगों के द्वारा सूचनाएं लीक कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि हमारी क्या क्या शर्तें हैं, इधर से उधर से अपने आप सतारा के पास अपने गांव में चले गए। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आज का मामला हो, ये आप राजनीति में हैं, लंबी राजनीति में अगर आप रहेंगे तो आपको बार बार जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ेगा। ये सिर्फ 5 साल का मामला नहीं है, अभी तो बीएमसी के भी चुनाव है, ऐसे ही होते रहेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा विश्लेषण है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि शिंदे के पास केवल 55 विधायक नहीं है। अगर सिर्फ 55 विधायकों का मामला होता तो शिंदे जैसे अजीत पवार ने जैसे समर्थन दिया वैसे शिंदे भी देते। उसके अलावा एक चीज और है, शिंदे के पास 7 लोकसभा सीट है, और जो ये सरकार है केंद्र में, ये बैसाखियों पर चल रही है, और एक बैसाखी ये भी है, और ये मेरे ख्याल है तीसरी सबसे बड़ी बैसाखी है। ये इन दो के अलावा नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के अलावा तीसरी सबसे बड़ी बैसाखी यही है। अगर शिंदे अपना समर्थन वापस लेते हैं तो ये सरकार का जो है पतन होना शुरू हो जाएगा। एक तो उसकी साख चली जाएगी, और दूसरा ये है कि फिर जो बाकी जो दल है, जैसे हमारा 5 उसके है अभी चिराग पासवान के, तो वो भी जो है फिर तब वो भी बार्गेनिंग में जो है सिर्फ 5 एमपी होने के बावजूद उनके बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाएगी, और फिर ये 2 तो है ही है। हालांकि अभी तक तो नहीं लग रहा है कि जेडीयू और टीडीपी जो है इसमें कुछ इस सरकार के लिए ट्रबल पैदा करेंगे, क्योंकि एक इन दोनों में, और बल्कि तीनों में, मोदी जी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है विकास और अभ्रष्ट होना, यानी ईमानदार होना। विकास के मामले में तीनों एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं, और बीच में इतनी कड़वाहट होने के बावजूद, जैसे चंद्रबाबू नायडू 2019 के चुनाव में चले गए थे बीजेपी को छोड़ करके, फिर उन्होंने जो होता ही है, जब भी कोई किसी पार्टी को छोड़ता है या गठबंधन को छोड़ता है तो बुरा भला कह के ही जाता है, तो उन्होंने भी वही किया। लेकिन उसके बाद जब 2019 में ये सत्ता में आ गए थे, बड़ी मजबूती से आ गए थे, तो फिर उन्होंने अपना टोन बदल दिया, और वो समझ गए कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व जो है बीजेपी के साथ मिलकर रहने में ही है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर जगन रेड्डी ने जो है उनको बुरी तरह हराया, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। और फिर दूसरा क्या है कि दोनों को इस मामले में तालमेल था कि दोनों विकास चाहते थे, और दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। हालांकि जगन रेड्डी ने लगाए, लेकिन वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाए। ऐसे नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार पूरे देश के पॉलिटिशियन में एकमात्र, बीजेपी के अलावा एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन है विपक्ष के, आज तो भले ही सत्ता में है, कि जिन पर आरोप कुछ भी नहीं लग सकता है। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लग सकता है, परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता है, परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप नहीं लग सकता है। तो ये तीनों में ये बड़ी कॉमन है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि क्योंकि उनका वो भी हो गया कि उनके बेटे को आगे लाया जाए, तो ये तो जनता के हाथ पर है कि वो क्या करे। लेकिन नीतीश ने इस मामले में कभी भी नहीं किया। वो भी चाहते तो अपने बेटे को एमएलए बना देते, एमएलसी बना देते, स्टालिन की तरह उप मुख्यमंत्री बनाते, या जैसे ये आदित्य ठाकरे को ये मंत्री बना दिए, इस टाइप का वो भी कर सकते हैं। या जैसे गांधी परिवार, इसमें 3-3 सदस्य है, बाकी गुलाम किनारे है, लेकिन ये तीनों जरूर संसद में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर शिंदे यहां से हटते हैं तो केंद्र सरकार खतरे में आ जाती है। और हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो ऊपर की राजनीति कर रहे हैं, शाह हो या मोदी हो या जितने भी इनका कोर ग्रुप है, वो इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए इसको सहन कर सकते हैं। अदरवाइज जिस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को ठिकाने पे लगाया, बर्बाद करके रख दिया उनकी इस अहंकार की वजह से, वो इसके साथ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कई वो देखते हैं। हो सकता है थोड़ा डिले के कारण ये भी हो सकता है कि शिंदे इंतजार कर रहे होंगे, ये जो उद्धव ठाकरे के जो ग्रुप के एमएलए और एमपी है
उनका भी इंतजार कर सकते हैं। फिर उनको फिर बार्गेनिंग के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा और मिल जाएगी, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि अजीत एनसीपी के जो टूटे हुए ग्रुप है और शिवसेना का, ये लोग यहाँ आ सकते हैं, इसमें से काफी कुछ आ जाएंगे और आने भी चाहिए अगर उनको अपने अस्तित्व बचाए रखना है। तो अंत में मैं यही कह रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है और कल के दिन ये उनको सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आप जनता है, इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।